हेलो। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे थे भाई, मात्रक और मापन की। ठीक है। उसमें अपन ने विमाओं के बारे विमा के लिए लास्ट लेक्चर में विमा के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद अपना उनके जो एप्लीकेशन है विमीय समीकरण के, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। ठीक है। तो उसी में अपन नेक्स्ट लेक्चर आगे करते हुए मैंने तुम्हें कल पहला अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है। विमीय समीकरण के अनुप्रयोग में जो पहले एप्लीकेशन क्या था कि किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है। उसका अपन ने काफी अच्छे से समझा था कि अपन कैसे मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। और मैंने एक क्वेश्चन भी किया था यहाँ पे कि बल का मान एमकेएस में 1 न्यूटन है, तो सीजीएस में उसका मान कितना होगा। तो अपन ने मान निकाला था 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁴ कितना होता है, 5 होता है। ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो पहले अपन होमवर्क डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे। भाई एमकेएस से सीजीएस हो गया, तो सीजीएस से एमकेएस का भी देखते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है। तो अपना होमवर्क अपने साथ ये था, अपना वर्क होमवर्क में ये दिया था मैंने भाई 1 जूल। ठीक है। 1 जूल को सीजीएस पद्धति में बदलो, या 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 1 जूल को सीजीएस, या फिर ऐसे लिख लो 1 जूल का 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति, 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जूल किसका यूनिट होता है और उसकी विमा क्या होती है। क्यों, इन सब चीजों के लिए अपन विमीय समीकरण की अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अपन को इतना तो ध्यान होना चाहिए कि विमा किसका क्या होता है, विमा होगा तभी अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो, अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, सॉल्यूशन में अपन को सबसे पहले पता है कि जूल कार्य का मात्रक होता है, और कार्य की विमा भी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं लिखता हूं 1 जूल। देखो अपन कौन सी, पहले तो पद्धति से किस में जा रहे हैं, अपन MkS2 कहाँ पे जा रहे हैं भाई, सीजीएस के अंदर जा रहे हैं। ये चीज अपन को अच्छे से पता है कि अपन MkS में जूल होता है, उसको अपन को सीजीएस में बदलना है। ठीक है। अपन को यहाँ पे दे रखा है 1 जूल। ठीक है भाई, इसको जे से भी लिखते हैं, और हिंदी में लिखना चाहो तो 1 जूल। इसका मान निकालना अपन को सीजीएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में यहाँ कोई मान आएगा अपना, और उसके साथ इसका मात्रक होता है अर्ग होता है, या फिर ऐसे हिंदी में लिखो तो अर्ग ऐसे होता है। ठीक है। तो अपन को यहाँ एक वैल्यू मिलेगी, वो वाली वैल्यू का मान अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये गोला करने का मतलब ये नहीं है आप एग्जाम में गोला करके आओ, नहीं, अपन को ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उसका मान निकालना है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास एक फॉर्मूला था, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं पूरे प्रोसेस से कराऊंगा। तो अपने पास था N2 इक्वल टू यहाँ था N1, और यहाँ पे था M1/M2, इसकी पावर कितना A, और यहाँ था कितना L1 कितना L2, इसकी पावर B, और यहाँ पे था T1 कितना T2, इसकी पावर कितना C। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि अपन कौन सी पद्धति से कौन सी में जा रहे हैं। ठीक है। पहली क्या है अपने पास MkS पद्धति, दूसरी क्या है बताओ, CGS पद्धति। तो 1 वाली वैल्यू तो MkS में आएगी, और 2 वाली वैल्यू किस में आएगी, CGS में आएगी। ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या होता है, कार्य की विमा यहां से अपन देखते हैं कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। इसके अपन विमीय सूत्र की बात करें तो अपन ने देखा था इसका विमीय सूत्र M1L1 M1L2। भाई M1 कितना होता था L2, और T माइनस कितना होता था 2। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता था, ये विस्थापन होता था, तो एक 2 आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ अपन को पता है। अपन अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ a का मान कितना है बताओ 1, b का मान कितना है बताओ 2, c का मान कितना है -2। ठीक है, यहाँ से देखें तो n1 का मान कितना है अपने पास 1 जूल। n1 कितना है बताओ 1, n1 कितना है 1, ये होता है n1 u1 n2 u2 होता है। ठीक है, तो अपन को n2 चाहिए, n1 की वैल्यू अपने पास, a की वैल्यू अपने पास, b की वैल्यू अपने पास, c की वैल्यू अपने पास। और अपन जानते हैं यहाँ पे जो m1 है वो द्रव्यमान है किसके अंदर, mks के अंदर, l1 किसके अंदर लंबाई है mks के अंदर, और t1 भी क्या है समय है जो सेकंड में। ये जो है m2 l2 t2 है ये किस में है cgs में। ठीक है, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखो हाँ, यहां से अपन को निकालना है n2, तो देखेंगे यहां से n2, तो n2 इक्वल टू कितना आएगा n1, n1 की वैल्यू कितनी है 1, m1 कितना आएगा बताओ किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता है, मैंने लिख दिया 1 kg, अपॉन कितना आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर कितनी भाई 1 की पावर कितनी 1। इसी प्रकार L1 किसमें MKS में कितना 1 मीटर और नीचे कितना 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी बताओ 2। इसी प्रकार T1 T2 की बात करूं मैं तो T1 कितना भाई 1 सेकंड है ना, और ये भी कितना होता है 1 सेकंड होता है, ये भी कितना 1 सेकंड, की पावर कितनी -2, की पावर कितनी -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे कि ये ग्राम है तो यहाँ इसको किस में ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ क्या सेकंड, सेकंड का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ से अपने पास आया भाई n2, n2 ये कितना हो गया 1, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये किस में आ जाएगा 1000 ग्राम बन जाएगा, और ये कितना भाई 1 ग्राम बनेगा, ये कितना 1 ग्राम, इसकी पावर कितनी 1 हो गई। ठीक है, और इसमें 2 आएगा, ये कितना भाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर में, और ये कितना 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा बताओ पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा भाई 1 सेकंड, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 सेकंड आएगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड, इसकी पावर -2। इसमें देखेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बना कितना भाई n2, n2 ये तो 1 बना, यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो कितना बना 1000, और 1000 की पावर कितनी 1, यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ तो 100, 100 की पावर कितना 2, और यहाँ पे कितना 1, 1 की पावर कितना -2। अब इसको तो बटे में नीचे लाएंगे तो भी 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बना कितना भाई n2, n2 बना 1 इंटू 1000 इंटू कितना, तो पावर 2 का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 और 100 2 बार अपन क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना 100 और ये बना कितना 100 इंटू कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। देखो 1 0 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 लिख दूं तो n2 कितना बनेगा भाई 10 की पावर 7। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं भाई 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर, और इसी को बोलते हैं अपन n1 u1 इक्वल टू कितना n2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया हो तो अच्छी बात है, बाकी आप इसको एक बार लिख सकते हो, कर लिया था बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, हाँ आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं इसी का। ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन लिखो भाई, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण, एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं भाई स्मॉल जी, और जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण, एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण इतना
ब्रैकेट हटा लो, फिर ऐसे लिख लो एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऐसे लिख लो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे बोला सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहली बात तो समझने की ये है कि अपन को जाना कहां से कहां है, इतना आपको कंफर्म है, या तो बोल देता है या फिर वो कुछ न कुछ हिंट देगा, उससे आपको समझ जाना है। अपन को जाना है भाई एमकेएस टू सीजीएस में। ठीक है, एमकेएस टू सीजीएस में जाना है, तो ये तो अपन को कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब देखो अपन को दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 9.8 और ये दे रखा है भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी कोई वैल्यू आएगी और सीजीएस में इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन कितना, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ कोई एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का मान अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपन को पता है मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो अपन को ये आइडिया लग रहा है यहाँ से कि यहाँ जो n1 की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 9.8 आएगी। n1 कितना हो गया, अपन को पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है। तो यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप बोले सर हमको तो गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने तुमको त्वरण पढ़ाया था। मैंने तुमको क्या पढ़ाया था, त्वरण। तो जो त्वरण का होता है वो ही गुरुत्वीय त्वरण का होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जो त्वरण का डायमेंशन होता है और जो उसका यूनिट होता है वही किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण का होता है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है, और विमीय सूत्र होता है भाई गुरुत्वीय त्वरण, जो अपन ने त्वरण पढ़ा था m0 l1 और t माइनस कितना 2। ठीक है, या फिर यहां से यूनिट से देख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को लिखते हैं अपन l में और टाइम को e⁻²⁻² हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे m0 l1 t माइनस। अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूं तो स्मॉल a 0 आएगा, स्मॉल b 1 आएगा और स्मॉल c -2 आएगा। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला ये था भाई n2 इक्वल टू कितना होता है n1, m1 अपॉन कितना m2 इसकी पावर कितना a, L1 अपॉन कितना L2 इसकी पावर कितना b और T1 अपॉन कितना T2 इसकी पावर कितना t। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं इसका। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। यहां से बना कितना n2, n1 कितना बना भाई, अब की बार 9.8 है। ठीक है, यहाँ पे देखो मास किलोग्राम में होता है एमकेएस के अंदर, ये सीजीएस में हो। तो इसको लिख दिया मैंने कितना 1 किलोग्राम, इसको लिख दिया कितना 1 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है बताओ, 0, 0 लगा दिया। ठीक है, L1 कितना होता है भाई 1 मीटर में और ये कितना होता है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितना 1 हो गया। ठीक है, T1 कितना होता है 1 सेकंड, T2 कितना होता है 1 सेकंड, तो ये भी कितना भाई 1 सेकंड और ये भी कितना 1 सेकंड, इसकी पावर कितना -2। ठीक है, अब देखो यहां आप हजार लिखोगे ग्राम लिखोगे,
यही करोगे। लेकिन तुमको ये पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 आता है। अगर मैं इसको किलोग्राम को कन्वर्ट करके ग्राम लिखूं 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000 की पावर कितनी? 0। इसके अंदर कुछ भी हो पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसको। देखो यहां से अपने पास बचा कितना भाई? N2। N2 बना ये 9.8। अपन कन्वर्ट करके लिख भी लेते हैं एक बार आपकी नॉलेज के लिए। 1000 ये बनेगा कितना? ग्राम। और ये बनेगा कितना? 1 ग्राम। इसकी पावर कितना भाई? 0। की पावर कितनी है भाई? 0 है। इसकी पावर 0। और यहां बनेगा कितना? 100 सेंटीमीटर अपॉन कितना? 1 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितना? 1। यहां बना कितना? 1 सेकेंड अपॉन कितना? 1 सेकेंड। ठीक है, और इसकी पावर कितना? -2। ठीक है, अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं और सोल्व कर लेता हूं, अगर ज्यादा है किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो। 9.8 बना, ये कितना बन गया भाई? 1000 की पावर कितना? 0। ये बना कितना? 100 की पावर कितना? 1। और ये बना 1 की पावर कितना? -2। 1000 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, वैल्यू 1। ठीक है, तो वैल्यू 1 बन गई। N2 इक्वल टू कितना? 9.8 गुणा 1 बन गया। यहाँ कितना? 100 की पावर 1, 100 आ गया। 1 की पावर -2 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये 9.8 है, ये 100 है, मल्टीप्लाई करूंगा तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपने पास क्या आया? इससे अपने पास ये आया, अगर अपने पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 980 सेंटीमीटर पर कितना? सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं अपन N1U1 इक्वल टू कितना? N2U। आई बात समझ में? तो सीजीएस में कितना मान होता है जी का? सीजीएस में 980 वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चले। नोट डाउन कर लिए भाई? आगे देखो, आगे का और लिखो ये। हाँ, इसको नोट डाउन कीजिए। है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमकेएस टू सीजीएस के अंदर, तो है ना, इससे ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा आपको, यही क्वेश्चन आते हैं। बाकी अपन इसका रिवर्स भी प्रोसेस करते हैं, अभी सीजीएस से एमकेएस के अंदर कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे।
ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखो, इसका रिवर्स वाले क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो अपन एमकेएस टू सीजीएस पढ़ रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं सीजीएस से एमकेएस के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। देखो देखो, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब का मान सीजीएस पद्धति में वायुमंडलीय दाब का मान सीजीएस पद्धति में 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब की बार सीजीएस में वैल्यू दे रखी है और एमकेएस में अपन से पूछी। ठीक है भाई, समझना क्वेश्चन को एक बार, फिर अपन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। सबसे पहले तो वही अपन को पता होनी चाहिए किस में वैल्यू दे रखी है, अपन को किस में फाइंड आउट करना है। सीजीएस में दे रखी हैं, अपन को एमकेएस के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपको इतना तो आइडिया लगा होगा कि यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट 1 वाला तो सीजीएस है और 2 वाला क्या है, एमकेएस है। 2 वाला क्या हो गया अब की बार, एमकेएस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को यहाँ दे रखा है 1, ये ऐसे दे रखा है 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू आएगी। और एमकेएस में डाइन का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कितना, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कोई एक वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ पे क्या आएगी भाई, कोई एक वैल्यू आएगी। तभी तो ये बनेगा n1u1 इक्वल टू कितना, n2u2, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब देखो इतना आपको पता लग गया, यहाँ से यहाँ n1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻6 है। n1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻6। अब देखो दाब है, दाब मैंने पढ़ाया नहीं, जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब अपनी इसकी डायमेंशन वगैरह आ जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी साइड में बता देता हूँ आपको दाब क्या होता है। ठीक है, दाब होता है भाई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर, साइड में लिख लेना भाई, याद रहेगा। एकांक, बाकी तो अपन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, दाब को लिखते हैं P से, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है भाई, क्षेत्रफल। तो दाब बराबर कितना हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब हो जाएगा क्या, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन को P का डायमेंशन चाहिए तो अपन को फोर्स का डायमेंशन चाहिए एक तो, और एक इसका एरिया का डायमेंशन चाहिए। फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हो, m1 l1 t माइनस कितना 2, और एरिया का डायमेंशन होता है अपना l2। एरिया का डायमेंशन कितना भाई, l2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दाब का डायमेंशन देखो, दाब पावर को P से लिखते हैं और प्रेशर को भी P से लिखते हैं ना, लेकिन ये दाब है। ठीक है, अब एक L2 ऊपर, L1 ऊपर है, L2 नीचे है, तो ये बन जाएगा कितना, m1 l-1 और t माइनस कितना 2। तो ये होता है दाब का विमीय सूत्र। ठीक है, यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो अपने पास फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1, यहां बनेगा कितना, m1 अपॉन कितना m2 इसकी पावर कितना a, l1 अपॉन कितना भाई l2 इसकी पावर b, और t1 अपॉन कितना भाई t2 इसकी पावर कितना t बनेगा। तुलना करूं मैं तो तुलना से अपन को क्या मिलेगा, तुलना से अपन को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना -1 और c इक्वल टू कितना -2।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, देखो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की घात 6। अब 1 किसको मान के चले अपन, 1 अपन ने माना CGS को, 1 अपन ने किसको माना CGS को, यही ध्यान रखने की चीज है बस। 1 किसको माना अपन ने CGS को, तो यहाँ क्या आएगा ग्राम आएगा, यहाँ क्या आएगा ग्राम। 2 किसको माना MKS को, तो यहाँ क्या आएगा किलोग्राम आएगा। बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, एक बार देखना। अपने पास अपन ने यहां से वैल्यू निकाली कितनी N2। ठीक है, तो N1 कितना है भाई, N1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴ कितना है 6। ठीक है, अब M1 किस में है CGS के अंदर, तो यहां लिखूंगा मैं 1 ग्राम, और नीचे कितना लिखूंगा बताओ 1 किलोग्राम। ठीक है, इसकी किलोमीटर नहीं किलोग्राम। यहाँ किलोग्राम, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ कितना लिखूंगा बताओ 1 सेंटीमीटर। भाई उल्टा क्यों किया, तो अपन CGS से MKS में जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कितना भाई 1 मीटर हो जाएगा, इसकी पावर कितनी भाई -1 है आपकी बार। और यहाँ कितना 1 सेकेंड, ये तो सेकेंड ही रहता है CGS में भी, और MKS में भी कितना रहता है सेकेंड, इसकी पावर कितना -2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहां देखते हैं अपन कितना N2 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶। अब की बार अपन को नीचे किलोग्राम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बना कितना 1 ग्राम, और यहाँ कितना बन जाएगा 1000 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसकी पावर 1। अब की बार 1 सेंटीमीटर तो एजिटी रखा, और नीचे कितना बन गया 100 सेंटीमीटर। ये बना कितना भाई 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितना -1, और ये तो 1 सेकेंड ऊपर भी, और नीचे भी कितना 1 सेकेंड, इसकी पावर कितना -2। कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड हो गया। यहाँ बना अपने पास कितना N2 का 10 की घात 6 बना, ये कैंसिल आउट होके कितना बना 1 अपॉन कितना 1000 बना। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट 1 अपॉन कितना 100 बना, इसकी पावर कितना -1, और ये 1 की पावर कितना -2। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब देखो इसकी पावर तो 1 है, तो ये तो एज इट इज रखेगा। इसकी पावर -1 का मतलब इसको रिवर्स करना है। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ सकते हो भाई N2 इक्वल टू कितना 10 की घात 6, ये तो रहेगा 1 बटा कितना 1000, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका क्या करना है रिवर्स करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब 1 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। मैंने इसको कहाँ ला दिया नीचे बट्टे में ला दिया, तो पावर कितनी हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 1 रहेगा, क्यों 1 की पावर कितना भी करो ऊपर नीचे तो 1 ही आएगा। ठीक है, बट्टे की संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर चली जाती है। तो N2 कितना बन गया भाई 10 की घात 6 इंटू कितना, यहाँ अपना बना N2 इक्वल टू कितना हो गया 10 की घात 6, ये बना 1 अपॉन कितना 1000, और यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर 100 आ जाएगा भाई, रिवर्स होके ऊपर चला गया। ठीक है, और ये कितना बनेगा 1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या बना अपने पास, यहाँ पे बना भाई N2 इक्वल टू कितना 10⁻⁶ इंटू 1 बाई कितना 10 इंटू कितना 1, ऊपर 6 पावर है, नीचे कितना है 1, नीचे कितना 10 का पावर 1, 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N2 कितना बनेगा अपने पास, N2 बनेगा N2 बना अपने पास यहाँ पे N2 बना भाई यहाँ पे 10 की घात कितना 5, N2 कितना बना 10 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CGS पद्धति में अपने पास था 10 की घात 6 डाइन पर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, और MKS पद्धति में कितना बन गया 10 की घात 5 न्यूटन बटा कितना मीटर स्क्वायर। ये हो गया कितना भाई N1 U1 इक्वल टू कितना N2 U2। 10 की घात 5 को अपन क्या बोलते हैं पास्कल भी बोलते हैं, दाब का मात्रा क्या पढ़ते हो पास्कल, और अपन बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 1.015 10 की घात 5। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था किससे CGS से MKS के अंदर, बस
ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, ओनली ये ध्यान रखना है फर्स्ट कौन सा सिस्टम है, सेकंड कौन सा है, उसके अनुसार वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लिख लिया तो आगे लिखो भाई। हाँ, इसको नोट कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सिस्टम अपन फर्स्ट मांग रहे हैं, कौन सा सिस्टम अपन सेकंड मान रहे हैं, एम के एस टू सी के एस, सी जी एस से एम के एस। और बाकी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी। जैसे जैसे अपन कंप्लीट पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन उनका डायमेंशन पढ़ते जाएंगे। किसी को कोई समझ नहीं आए तो पूछ लिया करो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल दिया करो। और ये भी बताया करो कि भाई क्लासिक कैसा है, कैसा क्या है, जिसके कारण हम थोड़ा और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो इम्प्रूव कर सके आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना एक एप्लीकेशन हो गया, आगे अपन चलते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गया, सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस सेट वगैरह देंगे उसमें डाल देंगे ना, और बाकी और प्रैक्टिस करा देंगे लास्ट में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए सेकंड एप्लीकेशन। हाँ, सेकंड एप्लीकेशन लिखे हो, किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण, किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना, की सत्यता की जांच करना। भाई अपन को चेक करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा, कोई सूत्र हो सकता है, कोई उसका समीकरण हो सकता है। अपन ये देखेंगे कि वो सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज के लिए अपन क्या करेंगे, उस चीज के लिए मैंने तुमको जब रूल पढ़ाए थे तब बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, समागमता का सिद्धांत होता है। उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि का जो सूत्र है उसके बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन बोलेंगे कि वो सूत्र या समीकरण है जो विमीय रूप से सही है। ठीक है, फिजिकली नहीं बोल सकते, अपन ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, विमीय रूप से सही है। ठीक है, तो अपन इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। किसी कण किसी कण की गतिज ऊर्जा, किसी कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र E इक्वल टू, या फिर काइनेटिक एनर्जी के ई लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से दिया जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर से दिया जाता है। तो इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है भाई, कोई कण है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, अपन को इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना है कि जो दाएं पक्ष की विमा है वो बाएं पक्ष की विमा के बराबर करनी है। तो सॉल्यूशन देखेंगे एक बार। देखो अपन को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे रहा है गतिज ऊर्जा का, ये होता है हाफ एम कितना, वी स्क्वायर। कितना होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा करनी है। तो मैं लिखता हूं एक बार तो, बाएं पक्ष की विमा, या एलएचएस साइड बोल सकते हो, बाएं पक्ष की विमा। ठीक है, बाएं पक्ष की विमा में अपन क्या जानते हैं, अपन ने पढ़ा था गतिज ऊर्जा ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा क्या, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा का विमा होगी वही किसकी होगी, गतिज ऊर्जा की होगी। ठीक है, तो इसकी विमा आती है भाई अपने पास m1l2 और t माइनस कितना 2। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। m1l2 t माइनस कितना आता है भाई, 2 आता है, m1l2 t माइनस 2। जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का, और सारी ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है, तो गति ऊर्जा का ये आ गया। ठीक है, अपन देखते हैं दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, अपन देखते हैं दाएं पक्ष की विमा। अब दाएं पक्ष की विमा में दाएं पक्ष क्या है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपन ने पहले ये तो पढ़ चुका कि हाफ है कोई संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, एम क्या है, द्रव्यमान है, तो ये बन जाएगा एम की पावर 1, और वी क्या है, वेग, वेग की होती है L2-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, m की पावर 1, ये बना कितना L2, और ये कितना t माइनस कितना 2। अपन ने क्या देखा, बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या आ रही है, दाएं पक्ष की विमा आ रही है। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है, विमीय रूप से सही है। क्या है भाई, विमीय रूप से
सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अतः सूत्र या समीकरण, अतः सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही है। ठीक है, विमीय रूप से क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन आगे बात करते हैं, फिर देखेंगे। अगर मान लो यही फॉर्मूला कुछ ऐसा होता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/4 mv²। फॉर्मूला तो अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है, 12 mv² होता है। लेकिन अगर वो ऐसे लिख के दे देता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/4 mv², ठीक है, तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, और वो बोलता कि इस सूत्र समीकरण की सत्यता की जांच की। ठीक है, तो अपन तो क्या करते, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। अपन तो 1/2 की भी डायमेंशन नहीं होती, तो 3/4 का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये सूत्र विमीय रूप से तो सही हो जाता। भाई विमीय रूप से तो दोनों से ही आता, वहां 3/4 लगा दिया इसने, यहाँ पे वहां 1/2 था। तो अपन तो ये मान रहे हैं कि जो संख्या होती है उनकी कोई विमा ही नहीं होती। ठीक है, तब अपन क्या करते, अपन ऐसा बोलते कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ 12 mv², ठीक है, ये फिजिकल रूप से भी और विमीय रूप से भी दोनों तरह से सही है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, अपने बुक में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, और विमीय रूप से भी क्या आया, सही आया। लेकिन अगर ऐसा दिया होता तो अपन ये बोलते भाई ये विमीय रूप से तो सही है, विमीय रूप से तो क्या है, सही है, लेकिन फिजिकल या मैथमेटिकल रूप से क्या है, गलत है। तो अपन तो कितना पढ़ते हैं, 1/2 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही हो वो मैथमेटिकल रूप से भी सही होगा। ठीक है, अपन के सामने एग्जाम्पल है कि विमीय रूप से तो सही था, लेकिन मैथमेटिकल रूप से या अपन फिजिकल रूप से देखें तो फिजिकल रूप से क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए अपन अलग से और डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा ही मत मान लेना वीमा ने जो बोल दिया, वीमा ने जिसको करेक्ट बता दिया वो ऑलवेज करेक्ट होगा, ऐसा कोई करेक्टनेस नहीं है। अपन ये बोल सकते हैं वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उस चीज के लिए अपन अलग से थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो अपन अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यही रहा कि विमीय समीकरण की सत्यता की जांच हो गई। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, एक बार उसको नोट डाउन कर लो, फिर ऐसे करो आप लोग। हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ऐसे अपन भी कोई भी फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला देगा, अपन कुछ नहीं करेंगे, दाएं पक्ष की विमा इक्वल टू बाएं पक्ष की विमा निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे।
बाकी और काफी चीजें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखो भाई, यदि किसी कण का आवर्तकाल, तो कोई पिंड हो सकता है, कण या पिंड बोल सकते हो भाई, या फिर सरल लोलक भी बोल सकते हो, है ना। सरल लोलक का आवर्तकाल सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी सूत्र से दिया जाता है। सूत्र से दिया जाता है। सूत्र से दिया जाता है। तो इस सूत्र की विमीय सत्यता की जांच कीजिए। विमीय सत्यता की जांच कीजिए। विमीय सत्यता की जांच कीजिए। और आपको ये दे रखा है भाई, जहां टी होता है आवर्तकाल भाई, जहां टी क्या है आवर्तकाल, एल होता है सरल लोलक की लंबाई हो सकती है, जिस डोरी से पिंड लटका है उसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है। सरल लोलक की लंबाई लिख लो, या फिर रस्सी की लंबाई ऐसे भी लिख। और जी क्या है भाई, जहां भी स्मॉल जी आ जाए तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तब आपको इस विमीय समीकरण की जो सूत्र है उसकी विमीय सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो एक बार इधर देखेंगे सभी, अपन इसकी विमीय सत्यता की जांच करते हैं। देखो भाई, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन। इधर देखिएगा, तो अपन को करना क्या है, बाएं पक्ष की विमा इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला टी इक्वल टू कितना भाई, 2 पाई अंडर रूट कितना बताओ, एल अपॉन कितना टी। कोई दिक्कत नहीं है। टी क्या है आवर्तकाल, तो अपन लिखते हैं बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। ठीक है भाई, अब आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय। ठीक है, और आवर्तकाल को किस में लिखते हैं अपन, समय के रूप में। समय है मतलब एक आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय, तो समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में। और सेकंड के लिए विमा क्या आता है भाई, टी की पावर 1 आता है। तो बाएं पक्ष की विमा तो ये आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं भाई दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं दाएं पक्ष की। अब देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 × 3.14 तो संख्या आएगी, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अपन निकालेंगे रूट एल अपॉन जी का। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर लिख देता हूं, ये अपना रूट है। अपन को यहाँ क्या निकालना, पहले तो एल का डायमेंशन निकालना और फिर किसका निकालना भाई, स्मॉल जी का लिखना है। ठीक है, देखो एल क्या होती है भाई, लंबाई दे रखी है, तो लंबाई किस में आएगी, मीटर में, तो मतलब ये तो एल बन गया। और जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, एल टी माइनस कितना 2, जो त्वरण है या गुरुत्वीय त्वरण बात एक ही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अगर एल से एल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एल ऊपर 1 नीचे भी 1, टी की पावर क्या बचेगा बताओ, अंडर रूट के अंदर अपना बचेगा 1 अपॉन टी की पावर कितना भाई, -2। ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, अंडर रूट टी की पावर कितना बताओ 2, लिख सकता हूं। ठीक है, रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा अपने पास, टी बचेगा। रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, टी।
इधर भी क्या आ रहा था टी की पावर 1, इधर भी क्या आया भाई टी की पावर 1, मतलब बाएं पक्ष विमा इक्वल टू दाएं पक्ष विमा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अतः सूत्र या समीकरण, अतः सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही है। ठीक है भाई, तो ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है, बाकी इस पे काफी चीजें और है, वो भी डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया भाई। ठीक है, ऐसे देखो और भी क्वेश्चन है, काफी प्रॉब्लम है भी इसके लिए, तो अपन सेकंड एप्लीकेशन में और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है ना। बाकी इसको रिवाइज करना और पीछे के जो चैप्टर पढ़ाए उनको भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तब तक के लिए थैंक यू।